फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सेल। इस वीडियो में हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे कि सेल कैसे डिस्कवर हुआ था, सेल की क्या डेफिनेशन है, सेल की क्या स्ट्रक्चर है एंड सेल के क्या फंक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेल है उसे रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था। जो साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक बॉटल कॉक के ऊपर स्टडी की थी। जो बॉटल कॉक होती है वो ट्री के बाग की बनी होती है। तो उन्होंने उस स्टडी में ये ऑब्जर्व किया कि जो स्ट्रक्चर है वो एक स्मॉल बॉक्स की तरह, एक क्लोज रूम और सेल की तरह दिख रहा था। इस वजह से रॉबर्ट हुक ने उसे सेल का नाम दे दिया। बट जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने बॉटल कॉक की जो डेड सेल्स होती है उसके ऊपर स्टडी की। इस वजह से उन्हें उस स्ट्रक्चर में कोई भी मूवमेंट या मोबिलिटी नहीं दिख रही थी। इस वजह से जो उन्होंने उससे नॉन लिविंग कह दिया। देन फर्दर इस पर स्टडी हुई एंड 1674 में साइंटिस्ट लुईन होप ने एक लिविंग सेल के ऊपर स्टडी की थी। जो लुईन होक है, उन्होंने अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उस स्ट्रक्चर पे स्टडी की और उन्होंने ऑब्जर्व किया जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर उन्हें कुछ मूवमेंट दिख रहे थे, कुछ मोबिलिटी होती दिख रही थी। इस वजह से उन्होंने उसे लिविंग कह दिया। तो जो रॉबर्ट हुक है, उनकी यही लिमिटेशन थी कि उन्होंने सेल को नॉन लिविंग कह दिया। नाउ definition is all the living things are composed of cells. A single cell is the smallest unit that has all the characteristic of life. जो भी लिविंग थिंग्स होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, सभी लिविंग थिंग्स बहुत सारे सेल से मिलके बने होते हैं। अ सिंगल सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। जो सिंगल सेल होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब कि वो इतनी स्मॉलेस्ट होती है जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है और ये सिंगल सेल की सिंगल यूनिट ही एक लाइफ को कैरेक्टराइज करती है। तो जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे एक फीमेल सेल है, ओवम, और यहाँ पे एक मेल सेल है, स्पर्मेटोजोआ। तो ये ओवम हैप्लॉइड सेल होती है, स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड सेल होता है। तो इनके फ्यूजन से एक नई सेल बनती है, जाइगोट। तो हम देखते हैं कि जैसे ये एक फीमेल सेल है ओवम, ये हैप्लॉइड सेल होती है, और जो मेल सेल है स्पर्मेटोजोआ, वो भी हैप्लॉइड सेल होता है। जब इनका फ्यूजन होता है तो इनके फ्यूजन से एक नई सेल बनती है, जाइगोट। इस तरह से एक सेल का डेवलपमेंट होता है। देन ये जो नई सेल है वो फर्दर डिवाइड होती है थ्रू माइटोसिस। ये फर्दर डिवाइड होके देन ये कंटिन्यू अपना डिवीजन करके एक ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो जैसे ये जाइगोट है और ये डिप्लॉइड सेल होता है। जिससे हम देखते हैं कि एक फीमेल सेल और मेल सेल के फ्यूजन से एक सेल का डेवलपमेंट हुआ, एक नई सेल बनी। तो तो जो जाइगोट है वो फर्दर डिवाइड होता है थ्रू माइटोसिस एंड ये कंटिन्यूस डिवाइड होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, एक नई लाइफ बनाता है। तो यहाँ पे देखते हैं एक सिंगल सेल कैसे डिवाइड होके एक ऑर्गेनिज्म बनाती है। तो इस तरह से एक नई लाइफ बनती है एक सिंगल सेल से। Then cell is defined as the structural and functional unit of the living body. जो सेल होती है वो हमारी बॉडी का, लिविंग बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाती है और फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, ये एक सिंगल सेल है और बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बनाती है। तो ये बहुत सारी सेल मिलके यहाँ पे टिश्यू बना रही है। देन बहुत सारे टिश्यू मिलके एक ऑर्गन
ऑर्गन बनाते हैं। देन बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। देन बहुत सारे सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। देखते हैं हम यहाँ पे कि जैसे कि सिंगल सेल है, तो ये सिंगल सेल बहुत सारी सेल मिलके यहाँ पे एक टिश्यू बना रही है। देन बहुत सारे टिश्यू मिलके यहाँ पे ऑर्गन बनाते हैं। तो जैसे मैंने ये स्टमक लिया है ऑर्गन, और यहाँ पे स्टमक का बहुत सारे ऑर्गन मिलके यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। तो ये ऑर्गन कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारा ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर। तो बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। यदि और देखते हैं कि जो स्टमक है, जैसे इसमें और भी ऑर्गन, जैसे ये माउथ टू एनस माउथ, देन इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सभी ऑर्गन मिलके एक डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं। देन बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रेस्पिरेशन का काम करता है, एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो बहुत सारे सिस्टम अपना पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड सभी सिस्टम मिलके एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनाते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है और ये फंक्शन भी परफॉर्म करती है। और जो सेल है उसको हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। जैसे कि बिल्डिंग को बनाने के लिए ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारी बॉडी को बनाने के लिए सेल की ज़रूरत पड़ती है। देन बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल्स विद डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन। हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनती है, और जो सेल होती है वो डिफरेंट साइज़ की होती है। जैसे कि जो फीमेल सेल है ओवम, वो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल होती है। देन जो स्पर्मेटोजोआ है वो हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल होती है। देन जो शेप में स्क्वायर शेप में जो हमारी एपिथेलियल लेयर ऑफ स्किन होती है, आउटर लेयर ऑफ स्किन होती है, वो स्क्वायर में शेप में होती है और ये टाइटली क्लोज रहती है। देन डिस्क्वायर शेप, डिस्क लाइक शेप की जो सेल्स होती है वो हमारी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स। और ये डिस्क लाइक इसलिए होती है ताकि जो कैपिलरी होती है, हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है, उसमें इजीली पास हो सके। देन जो नर्व सेल्स होती है वो हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। देन फंक्शन में हम देखेंगे जो नर्व सेल्स होती है वो कम्युनिकेशन का काम करती है। वो मैसेज को हमारे जैसे पेरिफेरी से एक मैसेज को हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और हमारे ब्रेन तक लेके जाती है। देन जो मसल सेल्स होती है, मसल सेल्स का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन का। जो हमारी मसल सेल्स होती है या कार्डियक मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती है। नाउ सेल थ्योरी क्या होती है? मैथियस श्लेडन जो है वो एक बॉटनिस्ट थे। उन्होंने 1838 में ये प्लांट्स के ऊपर स्टडी की थी और उन्होंने ये डिस्कवर किया था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी सेल से मिलके बने हैं। एंड थियोडर शवान जो शवान है वो एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1839 में एनिमल्स पे स्टडी की और ये डिस्कवर किया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी सेल से मिलके बने हैं। तो ये दोनों बायोलॉजिस्ट ने मिलके सेल थ्योरी दी थी। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, वो सभी सेल से मिलके बने होते हैं। एंड सेल प्रोडक्ट्स जो भी है जैसे नेल्स, हेयर एक्सेट्रा। नाउ न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो भी न्यू सेल्स बनती है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है।
जैसे कि हमने देखा था, ये फीमेल सेल है ओवम, और ये स्पर्मेटोजोआ मेल सेल, इन दोनों के फ्यूजन से एक नई सेल का डेवलपमेंट होता है। जो नई सेल डेवलप होती है उसे जाइगोट बोलते हैं। देन जो जाइगोट है वो फर्दर डिवाइड होता है थ्रू माइटोसिस, और ये नई सेल बनाता है। तो जो नई सेल जो बनी है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनी है। नाउ सेल इज ऑल्सो जेनेटिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो एक हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, वो भी एक सेल से जो नई सेल बन रही होती है उसमें ट्रांसफ़र करता है। तो जैसे ये एक सेल है जाइगोट, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए में जेनेटिक कोड होता है जो कि एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन और हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होता है, वो कैरी करता है। तो जब भी नई सेल बनती है, जब भी ये नई सेल बनेगी, तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन नई सेल में भी ये ट्रांसफ़र करेगा। जब वो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, जब भी नया ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें भी ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। नाउ मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन टोटल एक्टिविटी ऑफ इंडिपेंडेंट सेल। जो भी एक ऑर्गेनिज्म की जो भी एक्टिविटी है वो एक जो सिंगल सेल होता है और इंडिपेंडेंट सेल जो है उसकी टोटल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो जो भी एक सिंगल सेल में एक्टिविटी हो रही है, एक इंडिपेंडेंट सेल में जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसकी टोटल एक्टिविटी पे ही एक ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी डिपेंड करती है। नाउ एनर्जी फ्लो अकर्स इन सेल थ्रू ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय रेस्पिरेशन। तो जैसे कि एक सेल है, एक सेल के अंदर और भी बहुत सारे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं। जो भी एक सेल, एक सिंगल सेल के अंदर जितने भी स्मॉल स्ट्रक्चर या स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं उनमें भी एनर्जी फ्लो करती है। तो जो सेल के अंदर एनर्जी फ्लो करती है वो कैसे करती है? थ्रू ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय रेस्पिरेशन। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बट हम यहाँ पे एनिमल सेल के बारे में बात कर रहे हैं, हम प्लांट सेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के सेल स्ट्रक्चर में स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि जो एनिमल सेल है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होती है, पर जो प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ऐसे ही कुछ स्मॉल डिफरेंसेस होते हैं। तो नाउ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की आउटर कवरिंग होती है उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमिएबल होती है, ताकि जो भी सब्सटेंसेस है सेल के अंदर और जो सेल के बाहर वो इजीली एक्सचेंज हो सके। और जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को एक शेप प्रोवाइड करती है, क्योंकि बाउंड्री की तरह होती है इसलिए वो सेल को शेप प्रोवाइड करती है, और जो भी सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। सेल के अंदर एक थिक फ्लूइड पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स मीन्स स्मॉल ऑर्गन्स, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन किया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रियल, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसमें एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेल के ऑलमोस्ट सेंटर में ही प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो आउटर कवरिंग होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं।
और जो न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है। जो डीएनए होता है वो एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होता है, कंडेंस्ड हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जिससे क्रोमोसोम कहते हैं। और न्यूक्लियस में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस में एक और स्ट्रक्चर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो भी प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं उसका मैन्युफैक्चर करता है। तो हमने न्यूक्लियस का ही पार्ट कवर किया कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो कि इसकी आउटर कवरिंग होती है। जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो जो फ्लूइड होता है न्यूक्लियस के अंदर उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्रोमोसोम जो हाईली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का उसे क्रोमोसोम कहते हैं। देन न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोटीन के कंपोनेंट का मैन्युफैक्चर करता है। नाउ हम साइटोप्लाज्म के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, जब भी सेल को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया उन्हें एनर्जी जनरेट करता है और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी जनरेट होती है और ये एनर्जी स्टोर करके रखता है एंड जब भी सेल को ज़रूरत होती है तो ये प्रोवाइड करवाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जैसे कि इसके नंबर डिपेंड करता है जितनी सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी की। जैसे कि किसी सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी, और किसी सेल में अगर एनर्जी की कम ज़रूरत होती है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो न्यूक्लियोलस के पास में ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वहीं से अटैच्ड होता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर यहाँ पे ऊपर साइड में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं। जो ये राइबोसोम्स है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो जैसे देखते हैं कि न्यूक्लियोलस है वहाँ पे प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, और ये जो राइबोसोम है वहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो यहाँ पे जहाँ पे ये राइबोसोम्स अटैच्ड है उस पार्ट को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जहाँ पे जिस पार्ट में जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, SER। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हार्मोन और स्टेरॉइड का सिंथेसिस करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हार्मोन और स्टेरॉइड का सिंथेसिस होता है, और जो हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स होते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं। तो हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियोलस जो है प्रोटीन कंपोनेंट का मैन्युफैक्चर करता है, और जो राइबोसोम से वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे हार्मोन का और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस होता है, और जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। देन ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ट्रांसपोर्ट भी करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है गोल्जी apparatus।
ये जो गोल्जी अपरेटस है यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ से ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और जो गोल्जी अपरेटस होता है वो प्रोटीन को स्टोर करके रखता है और प्रोटीन की पैकेजिंग करता है। तो जो गोल्जी अपरेटस है उसे सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, क्योंकि जब बॉडी में किसी और जगह पे जब प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो गोल्जी अपरेटस यहाँ से उस प्रोटीन को जहाँ पे नीड है उस जगह पहुँचा देता है। जैसे ही हमारे पोस्ट ऑफिस होता है जहाँ पे जो लेटर होता है जिसका एड्रेस होता है जहाँ पे जिसको लेटर की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो पहुँचा देता है। उसी तरह से इसे भी सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। सेल में एक और स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम। यही बीच में एक और स्ट्रक्चर जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में एक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है वो सेल के जो अंदर शुगर, फैट या फिर प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड होता है उनको डाइजेशन का काम करता है, उनको डाइजेस्ट करता है। लेकिन जब ये लाइसोसोम रप्चर हो जाता है तो सेल के जो भी कंटेंट है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, जिसके कारण सेल की डेथ हो जाती है। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बारे में मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है। अभी मैं इसको डिटेल में आगे वीडियोस में बताऊंगी। और एक और चीज़ जो जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है सेल के अंदर उनकी अपनी खुद की भी एक कवरिंग होती है, ये खुद की भी एक मेम्ब्रेन होती है। सबके स्ट्रक्चर के अंदर अपनी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी। नाउ फंक्शंस ऑफ सेल, सेल के क्या फंक्शन होते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन इज प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रक्चर। जो हमारी सेल होती है तो बहुत सारी सेल मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे उन्होंने हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाया, तो स्केलेटल सिस्टम एक स्ट्रक्चर है, वो हमारी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। और जब हम एक सिंगल सेल की बात करते हैं, जो सिंगल सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो पूरी एक सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नाउ फैसिलिटेट ग्रोथ। जो एक सेल होती है तो वो फर्दर डिवाइड करती है थ्रू माइटोसिस। जैसे एक सिंगल सेल हो गई तो वो डिवाइड होके अपने नंबर्स बढ़ा के नई सेल बनाती है। तो इसी तरह से पेरेंटिंग सेल से और नई सेल्स बनती है, देन वो फर्दर डिवाइड होके और सेल्स बढ़ाती है। तो इस तरह से वो अपनी सेल्स नंबर्स में ग्रोथ करते हैं। नाउ एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे ये जो ट्रांसपोर्ट होता है बाय डिफ्यूजन होता है सेल में। जो भी एसेंशियल सब्सटेंसेस है जैसे कि ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स वो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगे। बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होते हैं। नाउ प्रोड्यूस एनर्जी। जो हमारी सेल होती है उसके अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, तो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि सेल के अंदर से ही माइटोकॉन्ड्रिया से सेल को मिलती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। तो इसी तरह से सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नाउ एड्स इन रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि जो ये फीमेल सेल है ओवम और ये स्पर्मेटोजोआ है मेल सेल, इन दोनों के फ्यूजन से एक नई सेल बनती है जाइगोट। जाइगोट जब फर्दर डिवाइड होता है थ्रू माइटोसिस तो ये कंटिन्यूस डिवाइड होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये एक नई लाइफ बना रहा है। तो ये इस तरह से रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करती है।
अगर ये वीडियो आपको समझ आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।